जब हम सांस लेते हैं तो हवा को हम सीधे तौर पर 3 या 4 जगहों पर ही महसूस करते हैं। गला, हृदय, फेफड़े और पेट में मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली हवा का हमें पता नहीं चलता। कान और आंख में प्रवेश करने वाली हवा का भी शायद ही पता चलता है। स्वतंत्र प्रणाली से होकर गुजरने वाली वायु कई प्रकार से विभाजित होती है, जो अलग अलग इलाकों में जाकर अपना काम करके फिर से बाहर आ जाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। यह क्या सही कर रहा है और क्या गलत है, इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। यदि आप गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह से शरीर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अस्थि मज्जा में नया रक्त बनने लगता है। आंतों में जमा मल बाहर निकलने लगता है। मस्तिष्क में जागरूकता आती है, जिससे याददाश्त में सुधार होता है। न्यूरॉन की सक्रियण क्षमता को पुनर्जीवित करता है, सोचना और समझना। फेफड़ों में हवा से आत्मविश्वास लौट आता है। सोचो, जंगल में हवा का झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जाग उठता है। कपाल भारतीय का एक झोंका और भस्त्रिका प्राणायाम हवा के कई झोंकों की तरह होते हैं। लाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तूफान लगातार अभ्यास तूफान को जन्म देता है। 10 मिनट का तूफान आपके शरीर और दिमाग के साथ साथ आपके पूरे जीवन को बदल देगा। आजकल ज्यादातर लोगों की सांसें उखड़ती रहती हैं और उथल पुथल से भरी रहती हैं या तेजी से चलती हैं। उन्हें नहीं पता कि तेजी से कैसे चलना है। जब क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तो सांसें बदल जाती हैं। सेक्स की भावना उत्पन्न होने पर भी सांसें बदल जाती हैं। हमारी सांसें हर विचार और भावना के साथ बदलती हैं, लेकिन यह हमारे खान पान और जीवन शैली के साथ भी बदलती हैं। दरअसल हमारी सांसों का मन और शरीर की स्थिति से गहरा संबंध होता है। संपूर्ण योग विज्ञान सांस लेने के सही तरीके पर आधारित है। अगर हम सही तरीके से सांस लेना सीख लें तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज की इस प्राचीन योग कथा के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे कि सही तरीके से सांस कैसे लें और सांस के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक बार की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में थे। वह अपने छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम सिखाते थे। ऋषि स्वयं एक योगी हैं। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए बिताए, जहां उन्होंने कई सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा और अब वह अपने अनुभव को फैलाना चाहते थे, अपने छात्रों के माध्यम से जन जन तक ज्ञान पहुंचाना। एक दिन भोजन के बाद उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र का चेहरा देखकर शिक्षक समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे ही शिक्षक पास आए, छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, शिक्षक, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि मुझे आपके चेहरे को देखकर ही पता चल गया था। पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? छात्र ने कहा कि आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का आधार हमारी सांस है, और जैसे ही हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए आज मैं आपके पास सांस के रहस्य और उसके योग विज्ञान के बारे में जानने आया हूं। विवरण यह सुनकर टीचर ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है वैसी ही हमारी सांसों की गति होती है, या जैसी हमारी सांस होगी वैसा ही हमारा मूड होगा। यानी हर चीज हमारी सांस से जुड़ी होती है। जो हमारे अंदर होता है और जो हमारे बाहर होता है, वह भी हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका हमारी सांस से गहरा संबंध होता है। यानी कि हम अपनी सांस की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे मन और विचारों को नियंत्रित करें। यदि आप किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखें तो आपको उसके चेहरे पर शांति दिखाई देगी। एक सच्चा योगी सबसे खराब स्थिति में भी खुद को शांत और संयमित रखने में सक्षम होता है। एक योगी अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है, और सांसों पर नियंत्रण करके वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके वश में होता है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान उसके पास होता है। शिक्षक ने छात्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने कुछ योगियों के बारे में सुना है कि वे 150, 200 या यहां तक कि 300 वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो वे खुद को इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रखते हैं? वास्तव में उनका अपनी सांस पर नियंत्रण होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। हमारे चारों तरफ है कितना लेना है और कितना छोड़ना है। एक योगी इसे अच्छी तरह से जानता है। वह इस काम में काफी हद तक निपुण होता है। यही कारण है कि वह अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है।
और खुद को दीर्घायु बना सकते हैं। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सामान्य से अधिक शक्ति चाहते हैं। आप एक तेज दिमाग चाहते हैं, इसलिए आपको अपनी सांसों को समझना होगा। आपको उन्हें नियंत्रित करना होगा, और एक बार जब आप उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ क्रम में हो जाएगा। दरअसल डर, चिंता और चिंता जैसी कोई चीज नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग और भावनाओं का एक उत्पाद है, और केवल एक चीज हमारे दिमाग और भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांस। हमारे भीतर का गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, खुशी, घमंड और बदले की भावना, यह सब हमारी सांस के अनुसार चलती है। अगर हमारे पास नियंत्रण है हमारी सांसों पर, यह सारी अव्यवस्था हमारे नियंत्रण में हो जाती है। अगर आप किसी बच्चे को सोते हुए देखते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब वह बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है, और जब वह सांस छोड़ता है तो उसका पेट फूल जाता है। इसका मतलब है कि बच्चा अपने पेट या नाभि से सांस लेता है, जो सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है, क्योंकि उसकी गहरी और लंबी सांस बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर अधिक प्राकृतिक तरीके से कार्य करता है। आपने देखा होगा कि बच्चा किसी भी बात को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में नहीं रखता है, और न ही वह किसी से ज्यादा देर तक नाराज रह सकता है। यदि किसी गलती पर उसे डांटा या पीटा जाता है तो वह कुछ समय बाद उसे भी भूल जाता है और अपने खेल में मस्त हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांस लेना स्वाभाविक है, अर्थात नाभि के माध्यम से बच्चे के शरीर को विकास की आवश्यकता होती है, और विकास के लिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अधिक ऊर्जा के लिए उसे लंबी सांस की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकृति ने उसे लंबी सांस दी है। हालांकि यह लंबी सांस हर आदमी को दी जाती है, लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन किए हैं और अपनी सांस छोटी कर ली। वह पेट के बजाय छाती से सांस लेता है। हम जितनी कम सांसें लेते हैं हम उतनी ही अधिक चिंता और बकवास से भरे होते हैं। हमारी सांसें कितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। शिक्षक ने कहा, एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मनस्थिति और हमारे शरीर के कंपन से होता है। यदि 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या 11 से कम हो जाती है तो हमें अपने आसपास के कई कंपन समझ में आने लगेंगे। जानवरों की आवाजें हमें स्पष्ट होंगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्लियों की तरह हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या कम करके एक स्थापित कर लिया था। जानवरों की आवाजों, भावनाओं और उनके कंपन से संचार, यदि 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि पेड़ पौधे क्या फैला रहे हैं। यदि हमारी सांसें 6 से कम हैं तो निर्जीव वस्तुएं कैसे काम करती हैं। इससे हमारे लिए निर्जीव वस्तुओं के कंपन को समझना आसान हो जाता है और उनसे जुड़ी ध्वनियां हमारे लिए स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की प्रकृति को समझा जा सकता है, और इस चरण तक पहुंचने पर कई योगी और ऋषि ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। हमारा शरीर जितना अधिक स्थिर हो जाएगा हम उतनी ही कम सांस लेंगे। यदि हम अपने शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर लाते हैं, और यदि आप बहुत तेजी से सांस नहीं ले रहे हैं तो हमारी जागरूकता और अधिक बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक ध्यानी अपनी सांसों पर नियंत्रण करके बहुत से ऐसे काम किए जा सकते हैं जो सामान्य मानव जीवन से परे हैं। योगिक परंपरा में यह भी कहा जाता है कि घंटों तक सांस रोककर रखने से व्यक्ति मानव जीवन के नए आयाम का अनुभव कर सकता है। कई बीमारियां जो घातक हो सकती हैं या जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इलाज इन्हें केवल अपने मन पर नियंत्रण करके ही ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन के उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोग इन बातों को महज एक कहानी मान सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं, और जिन बातों पर वे विश्वास नहीं करते उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन जो लोग पुरानी योगी परंपराओं का पालन करते हैं वे ऐसी बातों का दावा करते हैं। स्वामी राम उनमें से एक हैं। स्वामी राम हिमालय की गुफाओं में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही योग रहस्यों का अभ्यास किया था। 1970 में स्वामी राम ने दौरा किया था। एक अमेरिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ने अपनी सांस को नियंत्रित करके अपने दिमाग और अपने दिल पर इतना नियंत्रण हासिल कर लिया था कि वह जब भी चाहे अपनी सांस, मस्तिष्क की तरंगों, दिल की धड़कन
और अपने शरीर में रक्त के प्रवाह को रोक सकता था। उपस्थित चिकित्सक प्रयोगशाला में स्वामी राम के शरीर पर शोध किया गया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी राम सब कुछ महसूस और सुन सकते थे। यह देखकर शोधकर्ताओं की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी राम अपने शरीर में ट्यूमर की वृद्धि को अपनी इच्छानुसार बढ़ा या घटा सकते थे। कुछ समय पहले अनुसंधान दल ने हिमालय के योगियों के दावों को अंधविश्वासी और पाखंडी पाया। अचानक उन्हें यह आंतरिक विज्ञान लगने लगा, एक आंतरिक विज्ञान जो एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे है। सचेत रूप से सांस लेना एक प्राचीन योग तकनीक है। एक योगी जिसने सांसों पर नियंत्रण पा लिया, वह जब चाहे अपनी सांसें रोक सकता है। शिक्षक ने आगे कहा कि जब समस्याएं ध्यान भटकाती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें पूरी तरह शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी को दीर्घायु मिलती है। इसलिए हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी गहराई से अंदर लेते हो उतनी ही गहराई से बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं इसकी लंबाई 10 अंगुल है। सांस छोड़ते समय इसकी लंबाई 12 गुना हो जाती है। यहां एक उंगली की मोटाई के बराबर होती है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सांस कितनी देर तक अंदर लेते हैं, इसे करते समय कई गुना ज्यादा सांस छोड़ते हैं कि लंबाई भोजन करते समय छोड़ी गई। सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है, जबकि तेज चलने पर यह 16 से 17 अंगुल हो जाती है, जबकि दौड़ते समय इन सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल हो जाती है। सेक्स करते समय 55 से 60 अंगुल और सोते समय निकलने वाली सांस की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने को कहा गया है, क्योंकि यह हमारी जीवन शक्ति को नष्ट कर देता है। सांस को मनुष्य की जीवन शक्ति भी कहा जाता है। जब 200 साल के एक व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने 2 ही बातें कहीं, पहली नाभि तक पूरी सांस लेना और दूसरी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना। ये 2 साधारण सी लगने वाली बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मूलतः अंदर ली गई सांस की लंबाई कम होती है और छोड़ी गई सांस की लंबाई लंबी होती है। यदि छोड़ी गई सांस की लंबाई किसी प्रकार कम कर दी जाए तो दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार यदि छोड़ी गई सांस की लंबाई 8 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है, यानी उसके अंदर से काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुलियां कम होने से मिलती हैं खुशी, 3 अंगुलियां कम होने से लिखने की शक्ति बढ़ती है, 4 अंगुलियां कम होने से वाणी की प्राप्ति होती है, 5 अंगुलियां कम होने से व्यक्ति की दूर की दृष्टि प्राप्त होती है, 6 से 7 उंगलियां नीचे करने से ध्यान करने वाले के अंदर तेज चलने की शक्ति आ जाती है। 1 सेकंड में वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। 8 अंगुलियां कम करने से ध्यान करने वाले को 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धियों का दाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। ये 8 सिद्धियां प्रत्येक में है मनुष्य, बस उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। जब छोड़ी गई सांस की लंबाई 12 अंगुल से कम होती है तो योगी को इच्छा मृत्यु मिलती है। फिर वह जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियां तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जगाने की तीव्र इच्छा होगी, और मन का स्थूल रूप सांस है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा सांस। भगवान शिव पार्वती को रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगड़ा नाड़ी बताते हैं। जो इन्हें रोकने में सफल होगा वही सच्चा योगी होगा। दोस्तों, हम नाड़ी विज्ञान के बारे में दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। शिक्षक ने आगे कहा, यदि आप अपनी सांस को नियंत्रित करने में सक्षम हैं तो आप बहुत सी चीजों को समझ सकते हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या अप्राकृतिक। हमारी सांस हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के पूरे सिस्टम को नियंत्रित करती है। हम अपनी सांस रोककर नहीं दौड़ सकते, हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं। दौड़ना, क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती है। जब हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम कराते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरा, हम अपनी सांस रोककर क्रोध नहीं कर सकते। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें सामान्य से छोटी और तेज हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर उठने वाला गुस्सा हमारी ऊर्जा को भी खत्म कर देता है। एक कामुक व्यक्ति जो अपनी वासना के वशीभूत है, जैसे जैसे उसकी काम वासना तेज होती जाएगी उसकी सांसें भी तेज होती जाएंगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी सांस को धीमा करके सेक्स में नहीं जा सकता,
जिन योगियों ने काम सूत्र लिखा या सेक्स को समझा, उन्होंने सीखा कि सेक्स को कैसे नियंत्रित किया जाए या ब्रह्मचर्य में कैसे उतरा जा सकता है। तो वास्तव में हमारी सांस की गहराई और गति से हमारा पूरा शारीरिक और मानसिक तंत्र, जिसका कुछ प्रभाव हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं, जैसे किसी आदमी का खुश होना, गुस्सा आना, या फिर दौड़ते समय सांसों पर काबू पाने के बाद उसकी सांस फूलना, हमारे आंतरिक विचार भी प्रभावित होते हैं। सांस को तुरंत बदलकर हमारे विचारों और भावनाओं को भी बदला जा सकता है। इतना कहकर शिक्षक कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर की सारी प्रतिभाएं उसके पावर पॉइंट्स यानी उसके पास मौजूद 8 चक्रों में छिपी होती है। अगर कोई आपकी सोच से ज्यादा बुद्धिमान लगता है तो यह उसके चक्रों का प्रभाव है। इसका मतलब है कि उसका विशेष चक्र सामान्य से अधिक सक्रिय है। व्यक्ति इसी प्रकार छठी इंद्रिय का सक्रिय होना यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से जुड़ी है। लेकिन ये सातों चक्र व्यक्ति में कभी भी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाते हैं। किसी में ज्यादा, किसी में कम, सिर्फ मात्रा का फर्क होता है। दरअसल इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह सीधे अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जो संभव नहीं है। उसे सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। हम मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे कई सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म कंपन और गंध, जिन्हें एक कुत्ता पकड़ सकता है और महसूस कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी अनहोनी को सबसे पहले भांप लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध जो जमीन पर मौजूद छोटे से छोटे जीव को भी काफी ऊंचाई से देख लेता है। साथ ही बंदर और कई ऐसे पक्षी भी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, तूफान आदि को महसूस कर सकते हैं। आने से पहले और घटना घटित होने से पहले ही वे सुरक्षित स्थान की तलाश में खुद को छुपा लेते हैं। मनुष्य इन घटनाओं के कंपन को नहीं पकड़ पाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे कई कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं, लेकिन कुछ जीव पकड़ सकते हैं। और उन्हें समझें तो अगर हमें उन जानवरों और पक्षियों की यह संभावना मिल जाए तो हम एक अद्भुत इंसान बन सकते हैं। और क्योंकि हर जानवर की सांस लेने की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए उनकी संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। यदि हम भी अपने अंदर ऐसे अलौकिक गुण चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों की संख्या कम करनी होगी और हमें इसे उसी स्तर पर ले जाना है जहां हम इन कंपनों को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, वह 10 से 12 साल तक जीवित रहता है। मनुष्य 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और जो 80 से 100 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन जो कछुआ 1 मिनट में केवल 5 से 6 बार सांस लेता है, वह 500 से 600 साल तक जीवित रह सकता है। यह तो स्पष्ट है कि जिस प्राणी की सांसें सबसे कम होती हैं, वह उतनी देर तक जीवित रह सकता है। इस बात को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम करने और उनकी गहराई बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू किया, क्योंकि वे समझते थे कि एक व्यक्ति को निश्चित संख्या में सांसें दी जाती हैं, जीने के लिए महीने और साल नहीं, और सांस लेने की गति को कम करके जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। सांस लेने की गति कम या ज्यादा होने की गति स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें व्यक्ति को सांस के साथ किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अभ्यास से नाभि से सांस लेना अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसके बाद शिक्षक कुछ देर रुके, उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया कि योग प्रक्रिया एक शब्द शोर, नाद या अथाह शोर से बनी है। यह एक सार्वभौमिक ध्वनि है। ध्वनि किसी भी आम आदमी को सुनाई नहीं देती, लेकिन ऐसा नहीं है कि टकराव से उत्पन्न ध्वनि है। ध्वनि का एक सरल विज्ञान है। जहां टकराव या घर्षण होगा वहां कंपन होगा, और जहां कंपन होगा वहां ध्वनि होगी। और टकराव से उत्पन्न ध्वनि को हमारी इंद्रियां यानी कान सुन सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी निवास करती हैं, जो अक्सर निष्क्रिय या शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर लें तो यह नाद की ध्वनि सुन सकती है। नाद इतना सार्वभौमिक है, ऐसी ध्वनि जो घर्षण और टकराव से उत्पन्न न हो। यह ध्वनि हमारे बाहर भी है और हमारे अंदर भी। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक स्थिति के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, उसके लिए यह ध्वनि केवल एक कल्पना हो सकती है।
लेकिन आप चाहें तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हैं, छात्र ने कहा। लेकिन वह अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें रोज कुछ समय अकेले बैठकर बिताना होगा और अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। यह देखना होगा कि क्या तुम्हारी सांस छाती से आ रही है या पेट से। अगर सांस छाती से आ रही है तो उसे पेट से लेने की कोशिश करो, यानी जब तुम सांस लेते समय पेट फूल जाता है और जब तुम चले जाते हो तो पेट पच जाता है। धीरे धीरे समय के साथ आपकी सांस का केंद्र आपकी नाभि से होते हुए नीचे चला जाएगा, यानी अब आपकी सांस आपकी नाभि के अंदर से आ रही है। लेकिन जिस दिन आपकी सांसें बिना ध्यान दिए और बिना दिन रात अभ्यास किए स्वाभाविक रूप से आपकी नाभि के नीचे से चलने लगेंगी, उसी क्षण से आप नाद की ध्वनि सुन पाएंगे। लेकिन याद रखें, इस स्थिति को हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत दृढ़ संकल्प और अभ्यास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, चिंता, भय, तनाव और आदत के कारण जब हम छोटी उथली सांसें लेते हैं तो हवा हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है। शरीर अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारी दृष्टि कमजोर होने लगती है, हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारियों का शिकार होने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे और भी अधिक हवा हमारे फेफड़ों के नीचे तक पहुंच पाती है और न केवल हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि हमारे निचले फेफड़ों की गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। हमारे शरीर में कुछ प्रकार की गंदगी जमा हो जाती है जो मल, मूत्र या पानी के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती है, केवल हवा के द्वारा ही बाहर निकल पाती है। गहरी सांस लेने से हमारा डर, तनाव और चिंता भी दूर हो जाती है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने से कई मानसिक और शारीरिक फायदे होते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करना शुरू करूंगा तो यह वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करूंगा और इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।